और जो बज़ाहिर हमारे सियासी मुखालफीन की भी मैं अगर बात करूँ, अपोनेंट्स की भी अगर बात करूँ, तो जो उनके भी तासुरात हैं उनको भी नज़र आ रहा है कि अगला वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। अगर एक बार फिर इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होता है तो फिर उसका नुकसान पाकिस्तान के अवाम उठाएंगे। वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, इंतखाबात का अमूमी माहौल तो यही होता है कि सियासी जमातें एक दूसरे की कारकर्दगी को निशाने पर रखें और उस पर मज़ीद ये कि एक दूसरे की अहलियत या करप्शन कहानियों के किस्से सुनाती हैं। लेकिन इस बार इंतखाबात में उतरने वाली जमातें जो कि हाल ही में बरसरे इक़्तिदार थीं, वो एक दूसरे को ताना दे भी तो क्या दें। सब ने मिलकर हुकूमत के झूले झूले और कारकर्दगी ऐसी थी कि अवाम को अब तक तारे नज़र आ रहे हैं। जब दिखाने को कारकर्दगी ना हो और सामने कोई हदफ भी ना हो तो फिर बयानात ऐसे ही होते हैं जैसे कि आजकल दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन एक तरफ गिला कर रहे हैं कि प्लेइंग फील्ड लेवल नहीं है, IJI बन रही है, सिलेक्टेड राज हमें कबूल नहीं है, जबकि पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन जरदारी साहब कह रहे हैं कि मुझे इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद है कि वो शफाफ इंतखाबात करवाएगा और ये भी कि पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो हर तरह के माहौल में इंतखाबात लड़ने की सलाहियत रखती है। आखिर पीपल्स पार्टी ऐसे मिक्स मैसेजेस क्यों दे रही है और किसको दे रही है? दूसरी जानिब नून लीग के ख्वाजा साद रफ़ीक ने बिलावल के बयानात पर जवाब देते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म के मनसब से बढ़ता हुआ फासला पीपल्स पार्टी की नाराज़गी की वाहिद वजह है। बिलावल दिल छोटा ना करें, हिम्मत करें और सिंध हुकूमत की कारकर्दगी और इंतखाबी मंशूर पर इंतखाबात लड़ें। हालांकि नून लीग की अपनी कारकर्दगी और बयानिए का ये आलम है कि 16 माह की हुकूमत में लिए गए फैसलों पर सफाइयाँ और 2013 से 18 की हुकूमती कारकर्दगी की दुहाइयाँ दे रहे हैं कि अवाम उन पर भरोसा रखें। इस पर मजीद ये कि नून लीग जिस पर डील का ठप्पा पक्का होता जा रहा है, अपनी टोटल कामयाबी की बुलंदबांग दावे भी कर रही है। यहाँ सवाल ये उठता है कि जब कारकर्दगी दिखाने और बताने को कुछ ना हो तो फिर ऐसी बातों से ही अवाम को राम करने की कोशिशें की जाती हैं। जो भी हो, पीपल्स पार्टी और PMLN की इंतखाबी तैयारियों से एक बात तो साफ है कि दोनों को PTI से कोई ख़तरा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि उस जमात के चेयरमैन साइफर नहीं तो नैब या फिर किसी ना किसी केस में अंदर ही रहेंगे और इंतखाबी मैदान में उनका और उनकी जमात का उतरना मुश्किल होगा। इसलिए इंतखाबात का माहौल बनाए रखने के लिए ये नूरा कुश्ती जारी है, क्योंकि समझा जाए तो ये भी जा रहा है कि कल इंतखाबात के बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो मुमकिन है कि फिर पीपल्स पार्टी और PMLN इकट्ठे हो जाएं। तो ये डिस्कस करेंगे कि हो क्या रहा है मुल्क में। वी हैव अ पैनल ऑफ सीनियर जर्नलिस्ट विद अस। हमारे साथ नज़ीर लगारी साहब हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। लगारी साहब, प्लेजर टू हैव यू हियर एज ऑलवेज। साथ ही साथ सईद काजी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। काजी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग द टाइम। और कुछ ही देर में हमें अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब भी ज्वाइन करेंगे। तो काजी साहब, अगर मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, जिस तरह पीपल्स पार्टी ने IGI का ताना भी जो है वो देना शुरू कर दिया है, जब नवाज शरीफ साहब वापस आए तो उस पर भी उन्होंने बहुत तनकीद की। हाई कमिश्नर के जो फेयरवेल था उससे लेकर यहाँ पे कोर्ट्स ने किस तरह जो है उनको रिसीव किया, क्या क्या उनको जो है वो मराद दी गई, क्या क्या लेवरेजेस जो हैं वो दी गई। इस सारे को एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट जब आप ऑब्जर्व करते हैं, क्या पीपल्स पार्टी का गिला जो है वो आपको सही लगता है? क्या आपको लगता है कि नवाज शरीफ को जो है वो आउट ऑफ द वे जाके अकोमोडेट किया गया, या द लॉ इज टेकिंग इट्स कोर्स एज PMLN सेज? देखें मारिया, मेरा जी चाहता है कि मैं इस एनालिसिस को गालिब के एक शेर से शुरू करूं कि बाजीचा इत्फाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रूज तमाशा मेरे आगे। ये सियासत बाजीचा इत्फाल बन गई है। बात यह है कि कौन इंटेग्रिटी वाला आदमी इस अंदाज से वजीर आजम बनेगा जिस तरह बनाए जा रहे हैं या उतारे जा रहे हैं। मेरे पास तो उतनी जरूरत नहीं है कि मुझे कोई कहे। मैं तो इस तरह से किसी मेहनत का पियोन की नौकरी भी ना लूं बजाय इसके कि ये लेने की। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि देखें पावर सेंटर पूरी दुनिया में शिफ्ट हो गया है इस वक्त। ये दुनिया पार्लिमान, मैं आपको मिसाल देता हूं, जब यूनान में मूवमेंट चल रही थी और वो जो सायरेजा उठ के ऊपर आई, तो जब वो मूवमेंट चली तो लोगों ने प्लेकार्ड क्या उठा रखे थे, वो कहते हैं यार हमें तो पता ही नहीं था
हम तो समझते थे कि पार्लियामान हमें चलाती है। ये तो हमें अब पता चला कि ये फेसलेस बैंकर्स हैं दुनिया में, ये जो फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट है, ये तो इस दुनिया को तो ये रन करते हैं। इनके तो मिसाल के तौर पर आज आपकी पार्लियामान के पास एक टैक्स लगाने या हटाने का इख्तियार है। 4 बंदे आके बैठे थे, जरा उस फुटेज को दोबारा गौर से देखिएगा। सामने मोहतरमा आयशा गौस बख्श साहिबा बैठी थी, जनाब इसहाक डार साहब बैठे थे और यही फरमा रहे थे, पंजाबी में जिसे कहते हैं, और वो स्टर्न फेसेस के साथ इंतहाई लो लेवल के ब्यूरोक्रेट्स IMF और वर्ल्ड बैंक के सामने बैठे हुए थे। ये तो आलमी तौर पर हमारी हालत है। मकामी हालत का आप खुद अंदाजा लगा लें, मैं ज्यादा उसमें तफसील में नहीं जाना चाहता। तो बात क्या है, लड़ाई सिर्फ इतनी है। लेवल प्लेइंग फील्ड का उर्दू में तर्जमा क्या है? अरे भाई मुझे नौकरी दो और मैं मुलाजमत जो कर रहा हूं आपकी करना चाहता हूं। और इसमें सबसे सैड और दुख वाला पार्ट क्या है कि जैसे जुल्फकार अली भुट्टो कहते थे कि अवाम सरचश्मा है ताकत का, और उन्होंने दिखाया भी कि अवाम सरचश्मा होती है ताकत का, किसी हद तक जो भी हुआ। तो अवाम किधर है? अवाम इज नोवेयर। मुझे एक बात बताएं कि कितनी बड़ी एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी होगी कि अगर दुनिया भर में किसी पार्टी को खत्म करने का एक बड़ा अच्छा तरीका है, उसे इलेक्शन में खड़ा कर दो और 2 साल बाद वो फारग हो जाएगी। उसकी क्या वजह है? ओ भाई वजीर खजाना होगा आपका हफीज शेख, टैक्स लगाएंगे वो, चौथे महीने पड़नी शुरू होंगी जूतियां आवाम से, हाय हाय सरों पे बाएं लोगों ने रखी होंगी। ये तरीका जो कर रही है ना आपकी ये जो गवर्नमेंट है, ये तो लोगों को लीडर बना रही है बिला वजह, वो जो कि लीडर नहीं है ही नहीं, मटीरियल ही नहीं था उनमें, हमने खुद जनाब गाड़ गुड़ के बना दिया। अब बात ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड, लेट्स गेट रियल ऑन दिस कि भाई लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है कि साढ़े नाल मुक्को सानू ये दसो हमें कितनी सीटें पंजाब में देंगे, कितनी वहां देंगे। वो इलेक्शन नहीं होना तो एक और आईनी तरमीम ले आए, बड़ी जल्दी आपने असेंबली खत्म कर दी। इतना बड़ा स्टेट्समैन था आपके पास, राजा रियाज था, और ये था जिसमें आपने कमाल की लॉ मेकिंग की। एक कानून ये भी बनाते यार कि इसको आप ना रेले रेस बना दें। वो क्या होती है, जो रेस कौन सी होती है जिसमें शम्मा पकड़ा दी जाती है, इधर से भागते भागते PM सब जा रहे हैं, अगले PM जो है आगे नवाज शरीफ सब आदमी पकड़ ले, खेल खत्म, 70 बिलियन तो बचेगा। सो ये है, ये एक्सरसाइज है। देखने की और समझने की बात ये है कि जो इकोनॉमिक वायबिलिटी है वो कहां तक इन ललित तललों का साथ देती है, और ये कितनी बड़ी ना सिर्फ एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी होगी, एम्बैरेसमेंट कितनी बड़ी होगी अगर हम सबको इसमें, जैसे आप कहते हैं ना कि फेयर एंड फ्री, जितनी दफा हम फेयर एंड फ्री कहते हैं इतनी दफा शक पड़ता है कि ना फेयर होगा ना फ्री होगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे ख्याल है सबके तासुरात जनरली अगर लोगों से बात करें, एक्सेप्ट फॉर पॉलिटिशियंस एंड एक्सेप्ट फॉर वन पर्टिकुलर पार्टी, मेरा ख्याल है मेजॉरिटी सेंटिमेंट आपको यही मिलेगा। लगाड़ी साहब की तरफ चलती हूँ। लगाड़ी साहब, इसी बात को आगे बढ़ाती हूँ। PMLN के इस वक्त जो है वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी कॉन्फिडेंस है कि नवाज शरीफ अहल होंगे और 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले अहल होंगे। और फिर हमने देखा है कि जिस तेज़ी से जो है वो इंसाफ के दरवाजे खुल रहे हैं, इंसाफ के तकाजे पूरे हो रहे हैं बकौल PMLN के, तो ये जो इंसाफ के तकाजे, इंसाफ के दरवाजे इस तरह जो खुलते हैं, जिस तेज़ी से ये इंसाफ मैसर हो रहा है नवाज शरीफ साहब को, क्या ये सिर्फ अशराफिया की किस्मत में ही रह गया है कि सिर्फ अशराफिया को ही मैसर होगा, या हम जैसे लोग भी इसमें जो हैं वो हमारी भी कोई किस्मत में इस तरह चीजें आ सकती हैं? आ जाएं, आप भी लाइन में आ जाएं। इस साल के सारे किसी जगह पर आप अपनी जगह बना लें, और उसके बाद जो है मैं और काजी साहब 2 हमनवा भी होंगे, साथ में तालियां बजाते हुए आपके साथ चल रहे होंगे और कहेंगे जनाब लगाड़ी साहब माफ करें, मैं और आप इस टॉक शो में ठीक है सर। तो बात यह है कि इंसाफ क्या होता है, अदल क्या होता है, और आइन क्या होता है, और आइन के तकाले क्या होते हैं। क्या इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट तो मौजूद है, मैं इसमें सवाल नहीं कर सकता, मौजूद है, और सुप्रीम कोर्ट फैसले भी करती है। सुप्रीम कोर्ट के किए हुए फैसले कौन उनको ख़त्म कर सकता है? फिर सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसलों पर रिव्यू करती है, और जब रिव्यू हो जाता है तो उसके बाद कोई और ताकत तो आकर इसका वो नहीं कर सकते। हाँ, दूसरा तरीका ये होता है कि आप आइन में जाएं और आइन के पास जाकर उसके साथ छेड़खानी करें और उसको कहें कि जनाब हमें रास्ता दिया जाए, तो आइन फिर आपको रास्ता देगा अगर आपके पास 2/3 अक्सरियत हो। ये जो 16 महीने के बादशाह आए थे इस मुल्क के अंदर, इनके पास तो 2/3 अक्सरियत नहीं थी,
तो इन्होंने आइन को तो अमेंड नहीं कर सके थे। तो फिर कौन सा तरीकेकार होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वो इनहराफ करेंगे? सुप्रीम कोर्ट 2 शख्सियात को ताहयात नाअहल करार दे चुकी है, जनाब मियां नवाज शरीफ को और जनाब जहांगीर तरीन साहब को। अब ये दोनों सबसे ज्यादा एक्टिव होकर इस यकीन के साथ मैदान में हैं कि दरवाजे खुल जाएंगे और हम अहल हो जाएंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट रास्ता देगा? मुझे नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट रास्ता देगा। तो अपने ही फैसले को कैसे, जो रिव्यू कर चुका है ना, रिव्यू के बाद तो सुप्रीम कोर्ट भी अपना फैसला वापस नहीं लेगा। कौन कौन करेगा? फिर आइन रास्ता देगा। आइन में तो ऐसी कोई बात ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की दी हुई सजा और उसके ऊपर होने वाले रिव्यू को भी जो है वो एक तरफ रखकर कहे कि जनाब आप ऐसा कर लें। तो आइन के पास भी रास्ता नहीं है। तो अब ये कौन आकर करेगा? और वो टोपी किसके पास होगी? और वो उस टोपी के कुछ इशारे मिल रहे हैं, जो ऑप्टिक्स दिखाई जा रहे हैं। अमरीकी सफीर जाके मुलाकातें कर रहा है, पेपर्स में छप रहा है, ये भी तो ऑप्टिक्स है। अमरीकी सफीर आइन है ना, बरतानवी हाई कमिश्नर जो है वो है आपका आइन। मैं आपसे एग्री बिल्कुल नहीं करती, लेकिन करती भी हूँ। लेकिन जो बात कह रहे हैं गलत नहीं कह रहे। हमारे मुल्क में आपने देखा है किस तरह जो है वो लॉयर्स मूवमेंट में क्या हुआ, उसके बाद विकीलीक्स में आ गया सारा कुछ। मसला ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू को भी कोई उठाकर एक तरफ फेंक दे। ये पहली बार होने जा रहा है। लेकिन इस मुल्क में बहुत सारी चीजें पहली बार हुई हैं। हमने आलमी मालियाती इदारों से और आलमी दिफाई इदारों से और आलमी बादशाहों से और आलमी समाजी और इंसानी हकूक के इदारों से बहुत सी मार खाई हुई है। ये जो आपको हकीकत बता कर गए हैं हमारे काजी सईद साहब, आपका मुल्क आप चलाते हैं क्या? आपका मुल्क चलाता है, आपका मुल्क चलाता है मैकनमारा, डोनाल्ड रम्सफील्ड, जिसके पास बादशाही होती है वर्ल्ड बैंक की, IMF की। वो इस मुल्क को चलाते हैं। वो फैसला करते हैं कि पाकिस्तान 3 दरिया बेचेगा, पाकिस्तान को बेचने पड़ जाते हैं। 12 साल तक रहा है यूजीन, 1949 से लेकर 1962 तक, 13 साल तक वो अपना आलमी बैंक का प्रेसिडेंट रहा है। और उसका एक एजेंडा था इस रीजन के अंदर कि वो 3 दरिया जो हैं वो पाकिस्तान के इंडिया को फरोख्त करेगा, और उसने करा दिया। लियाकत अली खान ने कहा नहीं करूंगा, ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने कहा नो, बोगरा ने कहा नो, चौधरी मोहम्मद अली ने कहा नो, सोहरवर्दी ने कहा नो, चौधरीगर ने कहा नो, फिरोज खान नून ने कहा नो। बल्कि सोहरवर्दी ने खत लिखा और कहा कि जनाब ये नहीं हो सकता, इसलिए कि जब यहां आ रहा था सिकंदर आजम तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको कहा था कि देखो अगर तुम आ रहे हो दौलत और जरूरत जवाहिर के लिए तो फिर मुकाबला करते हैं कि तुम्हारे पास कितनी दौलत है और मेरे पास कितनी दौलत है। लेकिन सोहरवर्दी साहब के साथ क्या हुआ वो भी तारीख का हिस्सा है। लेकिन अगर तुम आ रहे हो हमारा अबासीन चोरी करने के लिए तो फिर ऐसा नहीं होगा, हम दरिया नहीं बेचेंगे। तो जो भी हुआ उसके साथ, लेकिन नहीं बेचा उसने। क्या हुआ? जो हुआ भुट्टो के साथ, फांसी पे चढ़ा दिया गया, नहीं माना उसने। यार ऐसे ये तो अपनी गर्दनें और मोटी करने के चक्कर में है। पाकिस्तान इनके लिए मुल्क थोड़ी है, पाकिस्तान के इनके लिए वतन थोड़ी है, पाकिस्तान इनकी सरजमीन थोड़ी है। ये तो पाकिस्तान के धंधे का नाम है, कारोबार का नाम है। ये कारोबार करने के लिए आते हैं, कारोबार करते हैं। पॉइंट आपका आ गया। मैं जरा काई साहब की तरफ भी चलूं। काई साहब, बड़ा इस वक्त जो है ना वो एक चीज़ अगेन इस मुल्क में हर कुछ देर के बाद जो है वो हमें माजी की तरफ हम चले जाते हैं। माजी करीब को मुझे अब याद आ रहा है 2018 याद आ रहा है, जिस तेज़ी से नवाज शरीफ साहब के लिए रास्ते बंद हो रहे थे और जिस तेज़ी से इमरान खान साहब के लिए रास्ते खुल रहे थे, वो आज उसका जो है वो एक रिपीट टेलीकास्ट है। ऑब्वियसली चेहरे जो हैं वो बदल चुके हैं। इमरान खान साहब इस वक्त जो हैं वो जेल में हैं और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त उनके लिए चीज़ें बेहतर हो रही हैं। आपको क्या लगता है कि गो के गुज़िश्ता रोज़ मेरी कुछ करीबी जो इमरान खान साहब हैं उनके लोगों से कुछ बात हुई तो उन्होंने कहा जी वो बड़े पुरुमीद हैं, ही इज़ इन हाई स्पिरिट्स। वो मिलके आए, उन्होंने कहा जी ही इज़ इन हाई स्पिरिट्स। उनको ये नहीं लगता कि साइफर केस जो है ये उनके लिए कोई मसला बन सकता है। सो ही इज़ प्रीटी कॉन्फिडेंट एंड सो इज़ शाह महमूद कुरैशी। लेकिन इस मुल्क में हमने देखा है केसेस ना भी हों तो वो आगे जो हैं वो चल कर जो है वो मुश्किलात क्रिएट करते हैं। 9 मई की बात नहीं कर रही,
वो एक अपनी जगह एक अनोखी नौयत का जो है वो केस है। मैं साइफर वाले जो है मसला उस पर बात कर रही हूँ इस वक्त। जो हकाइक है वो अपनी जगह, जो इस वक्त जो प्रूव करना है कोर्ट ऑफ लॉ में, वो एक दैट्स अ सेपरेट एक्सरसाइज। क्या आपको लगता है कि इमरान खान साहब जो हैं, जो उनका कॉन्फिडेंस है, वो आगे चल पाएगा, या आपको जो ये एक्सरसाइज है, अब तो इसको हम एक्सरसाइज ही कह रहे हैं, 2023 का जो इलेक्शन है, 2024 का जो इलेक्शन है, उसमें आपको इमरान खान साहब के नज़र आते हैं? 2024 में तो मुझे फिलहाल इस वक्त की जो तस्वीर है उसमें तो हमें कहीं वो नजर नहीं आ रहे। अगर नजर आ भी रहे हैं तो, लेकिन ये है कि ही कैन क्रिएट अ ह्यूज एम्बैरेसमेंट ऑन दैट ओकेजन। इन द केस ऑफ अगर लार्ज स्केल एब्सेंस होती है फ्रॉम पोलिंग स्टेशंस, या क्या होता है, अभी मुझे इस स्क्रिप्ट की समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये इसको क्या, उसकी वजह ये है कि इमरान खान का हटाना कोई अहम बात नहीं थी। इमरान खान की जो रिप्लेसमेंट है उसका इतना बड़ा बैगेज है, इतना बड़ा बैगेज है कि इमरान खान से मोहब्बत ना भी हो, और नहीं है बहुत से लोगों को, हम तो खैर क्या होनी है, लगारी साहब और हम जैसे लोग जो मारे मिटे हुए लेफ्ट के पुराने लोग हैं, हमें तो क्या होनी है। लेकिन बात यह है कि जो रिप्लेसमेंट है वो ज्यादा बड़ा मलबा है, उस मलबे को कौन उठाएगा? देखे ना, मूवमेंट जुल्फकार अली भुट्टो की मूवमेंट इसलिए बनी कि उसके साथ वर्किंग क्लास थी। इमरान खान साहब की मूवमेंट मिडिल क्लास तक थी, नीचे नहीं गई। और आपको याद होगा, मैंने एक दिन शो किया था जब शेख रशीद साहब वजीर दाखिला थे, उस दिन 2 वाकयात हुए थे आगे पीछे। एक तो हमारे क्लर्क और मेहनत कश गए थे वहां पे 200-400 बढ़वाने के लिए, मार मार के उनका बुरकस निकाल दिया था पीटीआई की गवर्नमेंट ने। उससे 1-2 दिन पहले वाकया हुआ था कि मोहतरम हमारे जज, जिनका बड़ा हम एहतराम करते हैं इस वक्त, अतर मिनल्ला साहब हाई कोर्ट के इस्लामाबाद के वो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने खुद, उनका बयान है कि 5 घंटे वो हब्से बेजा में रहे। बिल्कुल। और इत्तेफाक से तब मेरे भाई आजाद थे जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, मुझे तफासील का भी पता है, अब तो वो नहीं रहे दुनिया में, जो उन्होंने किया, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। उनको कुछ नहीं हुआ था, जिन्होंने इतना बड़ा जुर्म किया और हमारी इतनी मौजूद हस्ती, और जो लोग 200-400 रुपए बढ़ाने गए थे अपने, उनके साथ क्या अशर हुआ। तो मैंने एक फिक्रा बोला था अपने शो में कि आज इस पार्टी के क्लास कैरेक्टर का पता चल गया कि 200-400 रुपए। और फिर मैंने अगले दिन शो किया, और पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ये कहती है कि $7.5-8 बिलियन की ये ओवर और अंडर इन्वेस्टिंग करते हैं, और तुम वो उनको खिलाते हो, और उन पैसों से इनके 400-400 रुपए नहीं बढ़ा सकते। अभी पंजाब के सीएम हमारे दोस्त हैं, मेरे तो बड़े मेहरबान हैं, वो फरमाने लगे कि यार नहीं, हमारे पास तनख्वाहें नहीं है इनको देने की, और इन मगरमच्छों के पेट में $23 बिलियन सालाना डालने के पैसे हैं, कौन चलाएगा? कौन माई का लाल इसमें 6 महीने में डिस्क्रेडिट नहीं होगा? वो 5 खान हो या 35 खान इकट्ठे मिला के इस निजाम में ले आए, 1 साल हुआ क्या था, 3.25 साल में फारिग हो गए थे ना, और इनके तो पल्ले कख नहीं है। तो ये है सिचुएशन। पाकिस्तान अपने डिफाइनिंग मोमेंट्स की तरफ जा रहा है। एक बात मैं और भी कर दूं, मुझे फोन आते होते हैं जो टूटी फूटी यहाँ की ट्रेड यूनियंस हैं, वो जो उनके लोग आते हैं, तो मैं ही उनका थोड़ा बहुत नाम लेता हूं, तो वो कह रहे हैं कि ये हमारे इश्यूज हैं। आम आदमी और नीचे एक अजीब मिलावा पक रहा है, उसका कोई तल्लुक नहीं है पीटीआई से, उसका किसी पॉलिटिकल पार्टी, और ये दुनिया भर में हो गया है। अब बरतानिया में जो मूवमेंट चल रही है वो सारी की सारी ट्रेड यूनियन में, ऊपर सारे एक हो गए, लेबर भी वही एग्जेक्टिव वो होगी, कंजर्वेटिव भी वो होगी। फ्रांस में देखे मैक्रोन जो है इंतहाई अनपॉपुलर है, उसके नीचे लोग ट्रेड यूनियंस मूवमेंट्स बना रही हैं, वहां मजबूत है, यहाँ कमजोर है। मगर डिफाइनिंग मूवमेंट इसलिए आ रहा है कि इस मुल्क में जितना प्रेशर हमने माशी अवाम पे डाल दिया है, लिहाजा मैं बार बार एक बात कहता हूं, पाकिस्तान के आने वाले दिनों का स्क्रिप्ट जो है वो मईशत डिटरमिन करेगी। IMF से भी नहीं होगा और भी किसी से नहीं होगा कि मईशत ये बचा लें, रिट्रीव कर लें। देखे ना, आप 600 रुपया एक आदमी जो 2 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करता है, एक मोटर बाइक में रोज जाते हुए देखता हूं यार, उसने 5-5 बंदे बिठाए होते हैं, उसकी माँ भी बैठी होती है, उसकी बीवी भी बैठी होती है, 3 बच्चे टैंकी पे बैठे होते हैं। हम उसकी जिंदगी अजीरन कर रहे हैं, हम उसे मुर्दा तस्वर ना करें। हाँ, उसको इस जंगल में अपनी लीडरशिप नजर नहीं आ रही, ना पीटीआई में, ना पीपीपी में, ना मुस्लिम लीग नून में, इन तीनों में उसे अपने दुश्मन नजर आ रहे हैं। तो बात क्या है? बात यह है, मगर मैं आपको बात बताऊं, पार्टियां रहें ना रहें, जिंदगी का कोई मुतबादल नहीं होता। सो ये एक ऐसा मूव बन रहा है और दुनिया भर में ये सिलसिला बन रहा है, इसको रिपोर्ट नहीं किया जा रहा। ये जो आपने देखा है, फलस्तीन पे जो लोग बाहर आए हैं, वो सिर्फ फलस्तीन का दुख नहीं था,
वो इस रूलिंग क्लास के खिलाफ उनकी नफरत के शोले थे, जो जिनमें से एक जुर्म उनका फलस्तीन भी है। तो इसलिए अवाम अनरिप्रेजेंटेड है हमारे यहाँ भी और हर जगह भी। और आज तहरीक जो है वो अपने लीडर तलाश कर रही है, वो आएगी। इस सियारे पे अगर इंसान ने रहना है तो वो आगे कहानी चलेगी, जो पिछली दफे भी आप सवाल पूछ रहे थे, और पॉलिटिकल मूवमेंट्स इसे ठीक करेंगी। मगर फिलहाल ऊपर से एका है, और इस एके में जाली लीडर जो है हमारे ऊपर मुसल्लत किए जा रहे हैं, गमले में बना के, जिन्हें मीडिया पे जिनकी शख्सियत को तामीर करके आ जाते हैं, और आज निजी महफिलों में कहते हैं जी मैं आपको ये भी बता दूं। यहाँ पे तो अब लोगों ने वजारतें भी बतानी शुरू कर दी हैं नीचे कि जी मैं वजीर सेहत बनना जी, और वो जाके लोगों को बता रहे हैं। तो ये कोई इलेक्शन इस तरह नहीं होगा। हम चीफ जस्टिस साहब का एहतराम करते हैं, हम इलेक्शन के खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे। हमने जिस तरह हुदैबिया केस के बारे में भी कोई बात नहीं की थी, हमारी मजाल नहीं है। मगर ये है कि ये भी चीजें साथ साथ कोई नोटिस ले, वरना तारीख तो नोटिस लेती होती है। जी लगार साहब, यहाँ पे हर पार्टी जो है ऑफ कोर्स ये हदफ जो है वो यही होता है, हर पार्टी चाहती है मुझे मेजॉरिटी मिले, मुझे सिंपल मेजॉरिटी मिले, 2/3 मेजॉरिटी मिले। वो ऑब्वियसली हर किसी का हदफ यही होता है। जो अभी कायद साहब बात कर रहे हैं कि आम आदमी के मसाइल जो हैं उनका ना किसी को ख्याल है, ना किसी के मंशूर में शामिल है, और अगर मंशूर में शामिल भी है तो मैं तो कहूँगी सिर्फ कागज़ काले करने तक शामिल है। उस पर अमलन हमने आज तक कुछ नहीं देखा। आज जो ये बातें हो रही हैं, जितना कॉन्फिडेंस PMLN में है कि जी हम सिंपल मेजॉरिटी ले लेंगे, राना सनाउल्लाह साहब जो फरमा रहे थे, और उसके बाद जो इत्तेहादी अगर मिल जाए, खैर उन्होंने कहा ऑब्वियसली हम ये इसमें इंसिन्यूएट कर रहे हैं कि अगर 7 इत्तेहादी मिल जाए 2/3 मिल जाएगी। वो 2/3 मेरे आपके जिस मोटरसाइकिल वाले की अभी बात कर रहे हैं सईद काजी साहब, जिसकी ज़िंदगी जीरन हुई हुई है, उसकी किस काम के? जब मईशत इनसे 16 महीने में नहीं संभली तो अब कैसे संभालेंगे आके? अब क्या इनके पास जादू का चिराग होगा कि संभाल लेंगे? देखें, कायद साहब ने इतनी तफसीली बात की है जी कि मेरा ख्याल है कि मेरे अंदर भी एक एनर्जी पैदा हो गई है। मुझे बहुत सी चीज़ों से बहुत ही अजीब लगता है, बहुत सी चीज़ों को मैं बहुत अजीब नज़रों से देखता हूँ, अजीब ख्याल आते हैं, अजीब तस्वुरात आते हैं। लगार साहब अगर इजाज़त दें, थोड़ा सा इसमें आपकी आवाज़ का कुछ इशू आ रहा है, छोटी सी ब्रेक लेते हैं। इन द इंटरम आप अपने जो है ये जो आपका टेक्निकल इशू है ये सॉर्ट आउट कर लें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से हाजिर होते हैं। तो लगार साहब आपसे ही कंटिन्यू करूँगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लगाए साहब, ओवर टू यू। बात हो रही थी किसके पास मसाइल का हल है? देखिए, बात यह है कि मसाइल का हल किसी के पास नहीं है, सबके पास मसाइल हैं। ये कायद साहब ने बात की थी। मैं 70s की बात करता हूँ। मैं उस वक्त पोस्टल एम्प्लॉइज यूनियन में हुआ करता था नवाब शाह में, और हमें पता था कि हमारी क्या ताकत है और हम किस तरह से अपनी बात मनवा सकते हैं, और हम मनवा लिया करते थे। उसके बाद मैं जो है वो एक मिल में था, वहां पर मैं ट्रेड यूनियन में था। हमने अपने जब भी मुतालबात रखे थे तो हमारी ताकत को माना जाता था, तस्लीम किया जाता था। फिर स्कूल टीचर्स में बना तो स्कूल टीचर्स की एसोसिएशन में था, तब भी हमारी बात सुनी जाती थी और हम अपनी बात मनवा लिया करते थे। ग्रेजुअली जब जनरल ज़िया ने मुल्क में मार्शल लगाया तो तय किया है कि अवाम की असल कुव्वत जो है, जो निचले तबकात की ऑर्गेनाइजेशन है, उसको नहीं रहने देंगे। ना किसानों की अंजमनें बन सकें और ना पनप सकें, और ना ही मजदूरों की यूनियनें बन सकें और पनप सकें, और तलबा की भी यूनियनों पर पाबंदी लगाई गई। हमारे ये जो बेसिक थे, जो इनकलाब के पत्तों को हवा देते थे, इनको उन्होंने रोक लिया है। अब हबस है, हबस में इतना बड़ा डिजास्टर इनका मुंतजर है कि शायद ये सोच भी नहीं सकते होंगे, जिस तरह से हमारे हुक्मरान बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि हम अपने इन लोगों को, आजमाए हुए लोगों को फिर आजमाने के लिए लाएंगे, तो शायद लोग हमारे लिए जो है वो आएंगे और हमारे वो जो है फूल और पत्तियां लेकर आएंगे। तो अवाम फूल पत्तियां बड़ी बात के साथ अगर मैं आपकी जो है इंटरजेक्ट करूं, मुझे इस वक्त ये नहीं समझ आ रही, आप दोनों कह रहे हैं और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, टाइम टेस्टेड सारे इसी तरह हैं, तो वो नई जो क़यादत हम ढूंढ रहे हैं, वो नए लोग वो कैसे आएंगे? देखें, दौलताना, शौकत हयात, नाज़मुद्दीन और बहुत से और लोगों के होते हुए जुल्फ़िकार अली भुट्टो आए, और वो उस वक्त जो है वो कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं थे, फ्यूडल बैकग्राउंड से आए थे, और उन्होंने कहा था इस्लाम हमारा दीन है, जमहूरियत हमारी सियासत है, सोशलिज्म हमारी मईशत है, ताकत का सत्य अवाम है। आज भी लोग इन 4 नारों के बुनियाद पर अगर कोई आकर खड़ा हो जाता है और उनको पता चले कि सच बोल रहा है,
और भुट्टो सच बोल रहा था जब बोल रहा था, उसके साथ बहुत से गलत लोग थे, सब कुछ अपनी जगह पर था, या उस वक्त की जो है उस वक्त का जो खास लम्हा था उसका तकाजा ही यही था कि उसके साथ जुड़कर खड़े होना। और आज का तकाजा यही है कि आप नए नारों के साथ, जो इनकलाब के बहुत करीब के नारे होंगे, अगर उसके साथ आएंगे तो लोग आपके वालेहाना आपके साथ आएंगे और मिल जाएंगे। और लीडर कहीं ना कहीं मौजूद है, वो सईद काजी भी हो सकते हैं, वो डॉक्टर मारिया भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि लीडरशिप जो आसमान से टपकेगी और इनकी सूरत में टपकेगी। ये यानी मियां नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी या ये इमरान खान, ये खुदा का खौफ करें, ये कभी भी ना इनकलाब के हैं, ना तब्दीली के हैं, ना कुछ भी करने के काबिल नहीं है। ये अगर इनको आज भी तीन को मिलाकर इक़्तिदार दे दे और कहें कि सारे इख्तियार तुम्हारे पास हैं, ये मुल्क को फेल कर देंगे और मुल्क फेल ही होने जा रहा है। अगर ये रहेंगे, इस तरह से इनके लार उठाए जाएंगे, आज इनके लार उठाए जा रहे हैं और मुल्क एक नए सवाल की तरफ बढ़ रहा है। और सवाल जो है वक्त उससे, सवाल भी वक्त उससे करेगा और जवाब भी वक्त नहीं देगा। आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे, सब कुछ इस तरह से नहीं होगा। बहुत सी चीजें हैं जो वक्त आकर तब्दील कर देगा। हमारी चीजों, हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा। बहुत से लोग हैं जो इस दुनिया से चले गए किसी भी किस्म के हासिलात के बगैर। हमें ये क्या, हम 25 करोड़ इंसान जो हैं, हम इनको इंसान ही ना समझें, हम इनकी कोई बात ही ना सुने और इनकी कोई भी हमें उनकी और सब चीजें, हमने उनकी मैशत खत्म कर दी, उनकी समाजियात खत्म कर दी, उनकी जिंदगी खत्म कर दी, उनकी तालीम खत्म कर दी, उनकी सेहत खत्म कर दी। क्या हम उनके अंदर पलने वाले सवालात को खत्म कर सकेंगे? ये हमारे पास में मुमकिन है या हमारे लिए मुमकिन है कि हम ऐसा कर सके? लेकिन वो सवालात, मसला ये, आप दोनों से ये सवाल, मैं काजी साहब की तरफ भी जाऊंगी। इस तरह की जो आप नारे बात कर रहे हैं ना, लेकिन आपने एक बात की आपने कहा कि कोई नारा लगाए और आवाम को लगे कि ये सच बोल रहा है, क्योंकि ये नारे तो सारे लगाते हैं, रोटी कपड़ा मकान, महंगाई लीग से हमारा जो है वो मुकाबला है, मैं अब आवाम की बात करूंगा, वोट की, ये सीट एडजस्टमेंट की बात नहीं होगी। लेकिन ना मेरा दिल मानता है, ना आपका दिल मांगता है, ना आम जो आदमी इस वक्त सड़क पे खड़ा है उसका दिल मानता है। तो फिर ये कैसे होगा? लगाई साहब और सईद काजी साहब दोनों से, अगर काजी साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, फिर लगाई साहब के पास दोबारा आती हूं। देखें, ये तारीख में अगर आप देखें जो बाद में डायनेस्टीज बन गई, तो उसमें तारीख जो इंतहाई शदीद चार्ज जमाने होते हैं उसमें शख्सियात को ऊपर फेंकती है। यहाँ पे जो कमी है, अगर ये तो अब फिर तदरीसी बहस पे हम नहीं जाते कि जिन पार्टियों ने इनकलाब किया वो कैसे बनी, वो एक लंबी तारीख है। लेकिन अगर हम पॉपुलिस्ट मूवमेंट की बात भी करें और पॉपुलिस्ट लीडर्स की बात करें, 60-70s में आपको बेशुमार पॉपुलिस्ट मूवमेंट्स लगती हैं, उनके इनकलाबात आपको फेल होते भी नजर आते हैं, इनकलाब हुए भी, बर्बाद भी हुए, उसकी हम बहस पे नहीं जाते। मगर पता ही नहीं चलता, जुल्फकार अली भुट्टो एक जमाने में नैब से सेक्रेटरी जनरल की सीट मांगने गए थे और उसके बाद जब तारीख के दायरे को उन्होंने राइड किया, ऊपर उठे, तो रातों रात एक पार्टी लाहौर में बनी थी, यही मंशूर लिखा गया था उसको डॉक्टर मुबशर हसन साहब के घर में। आज तक वो पावर में है और आइंदा अभी तक वो सिंध से बाहर आप नहीं निकाल सकेंगे जो उनका हमने जलसा देखा है। तो बात ये है कि हम एक ऐसे ही दौर में हैं। अगर आप देखें तो दुनिया में तेजी से पार्टियां बन और टूट रही हैं। ये जमाना ये है कि जिसमें छोटी पार्टियां बड़ी बन जाएंगी, बड़ी छोटी बन जाएंगी। अब मुस्लिम लीग नून कितनी बड़ी है और उसे कैसे बड़ा बनाया जा रहा है या नहीं जा रहा है, या उसकी अपनी इंटरनल इंट्रिंसिक क्या ताकत है, ये मैं आप पे छोड़ देता हूं। लेकिन पार्टियों का निजाम हुआ है, आपके सामने हुआ है, इनका जन्म भी ऐसी होगा। और यूरोप में मैंने अभी सायरजा की मिसाल दी है, सायरजा से पहले जो पादरियों की पार्टी थी वो भी वहां की पीपल्स पार्टी थी, वो लेफ्ट ऑफ द सेंटर पार्टी थी, एक चंद दिनों में तहलील हो गई थी अवाम में। तो ये जो एक्सट्रीम सिचुएशन है, आप अवाम जो है, अगर दुनिया भर के अवाम को आप देखें, आप अमेरिका बहादुर को देख लें, वो डोनाल्ड ट्रंप मुसीबत डाल के बैठा हुआ है, उसको अगर उन्होंने अंदर ना किया तो वो आ रहा है। हालांकि हल क्या है, वो तो मुसीबत होगा अगर वो जीत गया तो। उसकी वजह है कि वो इमिग्रेंट्स के खिलाफ है, वो तो हिटलर की जबान बोल रहा है इस वक्त, अगर आप गौर फरमाएं तो। लेकिन क्या करें, अवाम अपना गुस्सा जो है, जो रूलिंग शराफिया का है, वो एक सरमाएदार के जरिए निकालना चाहती हैं, एक रुजत पसंद और एक रिएक्शनरी के जरिए गुस्सा निकालना चाहती हैं। उन्हें अभी सामने लीडर नजर नहीं आ रहा, मगर जल्दी नजर आएगा। मगर ये है कि हम इस एक ट्रांजिशनल पीरियड में हैं। जिस तरह हमने, हमारे बड़ों ने हमें पढ़ाया था कि जो इनकलाबी ऐद में उनके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, आज हर इंग्रेडिएंट मौजूद है सिवाय लीडरशिप के। ये लीडरशिप का एक गैप है जो ओनली चीज जो है जो यहाँ मौजूद नहीं है,
उसकी वजह है कि मैं तो मतलब खान साहब मैं कोई उनके साथ हाई हैंडेडनेस नहीं होनी चाहिए, कानून के मुताबिक चले। मैं उनके खिलाफ किसी चीज को सपोर्ट नहीं करता जो कोई भी कर रहा है, निगरान हुकूमत कर रही है या जो भी हो रहा है, मैं इसके बिल्कुल सपोर्ट में नहीं हूं, ये मैं कहूँ। हाँ, मगर मैं ये कहूं कि मैं तो जब ताकत में थे तब भी यही कहता था, और उनके मुंह पे कहा मैंने आखिरी मीटिंग में जी। और खुदा जानता है वहां पे वो बैठे हुए थे साबिक उनके वजीर खजाना, क्या नाम है, हमाद अजहर साहब। मैं कहा हाँ साहब आप शुक्र करें आप पावर में नहीं है, ये इस मैशत को ठीक करेंगे। और मेरे साथ शाह महमूद कुरैशी साहब ने एग्री किया, मेरे दाएं हाथ बैठे थे, जबकि फवाद चौधरी मेरा दोस्त जो है वो बुड़बुड़ा रहा था और भट्टी साहब के कान में कुछ कह रहा था कि देखो ये फिर शुरू हो गया लेफ्ट की बात करते हैं। तो मैंने खान साहब से कहा, मैंने कहा हजूर 5 करोड़ मेहनत कश है यहाँ पे, कम से कम 6 करोड़, 4 से 5 उसके फैमिली के मेंबर हैं, इनको जरब दें आपस में, कितने बनते हैं? 20 करोड़ बन जाते हैं। 20 करोड़ बंदा ना सियासत में है, ना पॉलिटिक्स में है, ना मंशूर में है। फिर उन्होंने ठीक कहा और अच्छी बात कही कि जी 10 लाख मैंने दिया है, और बढ़ के बहुत अच्छा किया आपने, बट इट इज टू लिटिल, और चाहिए हमें, इनको अपने तमाम हुकूक वापस चाहिए, इनकी सियासत करेंगे तो वो तब्दीली आएगी जो आप मुंह से कहें। और यार बात सुने, आप बात इनकलाब और सोशलिज्म की करते हैं, काम जो है वो एक्सट्रीम राइट विंग और प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट कर रहे होते हैं। अब सबकी नजर है गोल बोटियों पे, पीआईए के जितने एसेट्स हैं उन पे नजर है, जी चलाना चाहते हैं। अब वो जो है हजारों एकड़ जमीन है, और वो जो जिसको आज भी चल सकती, स्टील मिल आज भी चल सकती है। अगर विल हो, बिल्कुल आपका पॉइंट आगे कायसा। मुझे इस वक्त अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। थैंक यू सिद्दीकी साहब फॉर मेकिंग टाइम। सर आपके आने से पहले बात हो रही है इस वक्त जिस तरह जो चीज़ें चल रही हैं, जो नारेबाजी हो रही है, IJI के दोबारा नारे जो हैं वो लग रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि जी शायद किसी को हमारे मुसल्लत किया जा रहा है और हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये जो सारे, क्योंकि एक तरफ बिलावल साहब ये नारे लगा रहे हैं, दूसरी तरफ जरदारी साहब को कहें तो वो कहते हैं मैं तो बड़ा मुतमईन हूँ, इलेक्शन कमीशन जिस तरह काम कर रहा है मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। So in the end, do you see a repeat telecast of the last 19 months or what happened about 19 months back? कि सब एक ही स्टेज पे होंगे, सब कहेंगे मुल्क के वसी तर मफाद में हमने सोचा है हम हाथ मिला लें और इस मुल्क के चैलेंजेस को एक पार्टी हल नहीं कर सकती। होगा ऐसे ही, लेकिन जो पॉलिटिकल डिवाइड है इस वक्त, जाहिर है जो माजी के हलीफ थे अब वो हरीफ बन रहे हैं, और जो आगे एक और भी हो रहा है जिसके खिलाफ मतलब आप बलोचिस्तान के अंदर जो PMLN की एक्टिविटी है और जिस तरह से इलेक्टेबल्स की तरफ उनका रुझान है, तो कोई चीज़ भी जो है वो स्टैंड स्टिल के ऊपर नहीं है। सो हैपनिंग्स हैं, और लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर निकलेगा क्या, और वो आया वाकई जैसा कि प्रेडिक्ट किया जा रहा है वैसा ही निकलेगा या नहीं निकलेगा। हो सकता है कि आपको सरप्राइज जो है वो उसके अंदर से और मिले, जैसे काकड़ साहब का सरप्राइज में मिला, जैसे काकड़ साहब का सरप्राइज। सो वो बहुत सारी अभी मेरे ख्याल में चीज़ें हैं जो सेटल डाउन होनी है, और फिर उसके बाद इलेक्शन का जब कैंपेन बाकायदा तौर के ऊपर शुरू होगी तो फिर सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी। और इम्पॉर्टेंट रोल अब देखें ना, कुछ एक तवील अरसा हो गया कि सारी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है ना वो अदालतों के फैसलों के ऊपर मुनहसर करके चल रही होती है। तो अब बहुत सारी इम्पॉर्टेंट जो केसेस हैं वो हमारी अदालतों के अंदर लगेंगे, और वो उन मुकदमात के फैसले भी जो हैं वो आपकी पॉलिटिक्स को जो है वो उसको करेंगे, इम्पैक्ट करेंगे। और कुछ इम्पैक्ट तो जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से PMLN पे जो होने वाली तनकीद है लाडला प्लस वाली, तो उसकी वजह से भी और हो रही हैं। तो लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ और जो फैक्ट्स हैं, जिस तरह की पॉलिटिकल डिवाइड है, उसके अंदर तो नज़र आता है कि आइंदा इलेक्शन के अंदर अगर कोई सिंपल मेजॉरिटी पार्टी ले भी जाती है तो वो एक बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ, मार्का होगा। लेकिन PMLN को अगर आप देखें, मैं वो नहीं कहती कि नवाज शरीफ साहब वापस आने से पहले जो लिख के दे रहे थे कि कामयाबी हमें मिलेगी, अभी कल उन्होंने जो है ये कहा है कि हम सिंपल मेजॉरिटी तो ले लेंगे, और ऑफ कोर्स अगर इलेक्टेबल साथ मिला लें, कहा नहीं उन्होंने, तो वो तो 2/3 की तरफ जो है वो ख्वाब देख रहे हैं। नहीं देखें, ये तो अभी ज़ाहिर है कहने को तो बहुत कुछ कहा जाता है, और पॉलिटिक्स के अंदर अगर आप जा रहे हैं तो आपका एक इमेज और एक हवा भी चलानी होती है। देखें, यू थिंक दिस इज जस्ट पॉलिटिकल गिमिक्री? मेरा ख्याल है कि अभी तक जो है ना वो है, क्योंकि उसके बाद एक बहुत अहम मरहला है, कैंडिडेट्स जब आएंगे सामने, कैंडिडेट्स के सामने आएंगे, टिकटों की तकसीम होगी, फिर आपके कागजात नामजदगी का मरहला है, फिर उसके बाद फाइनल शेप के अंदर आपके सामने क्या चीज़ आती है, तो फिर उसके बाद जो है वो बहुत सारी चीज़ें देखनी होंगी। फिर हम अमूमन देखते हैं कि इंतखाबात के अंदर हमारी एक हेडलाइन होती है, बड़े बड़े बुर्ज उलट गए।
तो कौन सा बुर्ज जो है वो रहता है और कौन सा नहीं रहेगा। हाँ। तो वो तो उसके बाद की बात है। अच्छा कयूम साहब, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। तो कयूम साहब ने क्योंकि लेट ज्वाइन किया, इनकी तरफ ही दोबारा आऊँगी जो अभी हम डिस्कशन कर रहे थे, क्योंकि कल और परसों की हेडलाइंस आती रही हैं कि जी आने वाले महीनों में, हफ्तों में जो है वो गैस की प्राइसेस, बिजली की प्राइसेस जो है वो ऊपर जाएंगी, महंगाई जो है एक दफ़ा फिर जो है वो उरूज पर होगी। तो ये अपने तो लेवल प्लेइंग फील्ड और सारी चीज़ें जो हैं वो आप सेट कर लें, लेकिन आवाम के लिए क्या निकलेगा इसमें से, क्योंकि इलेक्शन तो आवाम के लिए है। तो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड कम बैक एंड विल डिस्कस दैट। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सिद्दीकी साहब, जिस तरह की अब कहा जा रहा है बिजली की प्राइसेस ऊपर जाएंगी, गैस की प्राइसेस ऊपर जाएंगी, और फिर शमशाद अख्तर साहिबा ने कहा कि जी अगर हमें मौका मिला तो अगला भी IMF के साथ हम भी निगोशिएट करेंगे। फिर एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने कहा जी हम रिटेल सेक्टर और जो रियल इस्टेट है कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी टैक्स करें, लेकिन अभी तक कुछ नहीं। तो तरीक़ाकार वही होगा, वही इनडायरेक्ट टैक्सेस, वही जो है बिजली की प्राइसेस बढ़ा दें सर्कुलर डेट को कर्टेल करने के लिए, वो बढ़ता ही जाएगा। ये एक्सरसाइज तो हो जाएगी। अब तो मैं इसको एक्सरसाइज कर रही हूँ, मेरे आपके लिए क्या निकलेगा? नहीं देखें, पहली बात तो ये कि देखना तो पड़ेगा ना कि ये गवर्नमेंट जो है ये क्या टैक्सेस लगा सकती है या नहीं लगा सकती है। अब आइन और कानून के अंदर तो पार्लियामेंट का उसकी प्रेडिक्शन कर रही हूं। बिल्कुल। तो अब वो जाहिर बात है, ये आज की बात नहीं, ये पहले से प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि जिस तरह से आपकी इकोनॉमी की जो सूरत हाल है, और जब आप IMF के अंदर जाएंगे तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन आएगा, तो फिर वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने हवाले से, तो उनके ऊपर वो तो टैक्स लगने ही लगना। ये तो इकोनॉमी नहीं चलेगी तो क्या करेंगे आप? नहीं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि तो अवाम के लिए उसमें से मेरा ख्याल है कि टैक्स ही बरामद होंगे। तो लेकिन वही एक्सपेरिमेंट हम करते रहते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं डिफरेंट रिजल्ट आए। दैट्स द डेफिनेशन ऑफ मैडनेस। बिकॉज आप वो हर दफ़ा हम आते हैं तो हम कहें रिटेल सेक्टर को हम करना चाहते हैं, ट्रेडर सड़कों पे आ जाते हैं, आप कहते हैं आप सब हाथ खड़ा कर दें, मुशर्रफ साहब नहीं कुछ कर सके, ठीक है। तो फिर वही होगा कि जो मिडिल क्लास है वो पिसी जाएगी, कुछ नहीं होगा। अब ये देखने अब तक तो ऐसा ही हो रहा है। अब ये देखते हैं कि जिस तरह के भी है, और वो सारा कुछ डिपेंड करता है इकोनॉमी से। इकोनॉमी चलेगी तो फिर है ना, आज पाकिस्तान की इकोनॉमी कहाँ पहुँच गई है आप देखें, आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट कहाँ चला गया है, आपकी परचेजिंग पावर लोगों की ख़त्म हो गई है, लोगों के ऊपर महंगाई का कितना बोझ डाला जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि जो भी हुकूमत अभी तक तो सब कह रहे हैं ना कि जनाब लाडला प्लस है या कोई कहता है कोई फलां है, लेकिन वो एक साथ में बात भी यही है कि चार्ट ऑफ इकोनॉमी भी तो एक ज़रूरत है ना इस मुल्क की, कि मईशत नहीं होगी तो फिर कैसे चलेगा। तो मईशत के लिए सारे लोग इत्तफाक के राय कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बहुत पीछे रह गए हैं। आज ये वर्ल्ड कप हो रहा है, आप देख लें वहाँ की इकोनॉमी, और हम $70 मिलियन के लिए जो है वो हम कितने अरसे से जो है वो चंद उसके ऊपर जाते हैं। अब तो दोस्तों ने भी हाथ उठा दिए। पिछले हफ्ते तो, सईद काई साहब प्रोग्राम में थे तो कह रहे थे कि इनके किसी इंडियन फ्रेंड ने उनको कॉल की और उन्होंने कहा कि वो जो हमारा बिजनेस टाइकून है तुम लोग 70 मिलियन के लिए कर रहे हो, उससे ले लो ना तुम, वो तुम्हें दे देगा। वो दे देगा, मतलब तो ये हाल हो गया। ये जाहिर है अजीब सी वो है। देखिए उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ अपने आप को नॉर्मलाइज करना होगा। आपको जो हम सिक्योरिटी हॉस्टेज बने हुए हैं वो कब तक रहेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों हमारे हमसाया ममालिक से नॉर्मल हालात नहीं हो सकते हैं। उसका बहुत बड़ा ट्रेड के ऊपर जो है वो पड़ता है। और हम गलतियां करते हैं, फिर जब जो कहते हैं कि सिविलियंस गवर्नमेंट गलतियां करती हैं, फिर वो जब वो आते हैं तो फिर वो आगरा भी जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी जुड़ी हुई हैं आपकी इकोनॉमी के साथ। बिल्कुल ठीक। इकोनॉमी को किस तरह से ओपन अप करेंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो उससे जुड़ी हुई है। और फिर अगर वही म्यूजिकल चेयर वाला खेल चलता रहा तो फिर क्या कहने की जरूरत है किसी को, हमें कोई बैरूनी दुश्मन की तो जरूरत है नहीं। लगारी साहब, आपको जाहिर है ये बार बार हमें बताया जा रहा है ये इलेक्शन हो जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी, मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो जाएगा, ये कुछ नारे हैं जो हम सुनते आ रहे हैं। आपको वो स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है? क्योंकि अभी जैसे कयूम सिद्दीकी साहब भी बात कर रहे हैं, चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना बहुत ज़रूरी है, सबको एक साथ जो है वो कुछ चीज़ों पर जो है वो कंसेंसस बिल्ड करना ज़रूरी है, लेकिन
हमने हमेशा देखा है अपनी अना से आगे कोई नहीं देख सकता, कोई पॉलिटिकल पार्टी देख नहीं सकती। वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी ये नज़र नहीं होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। स्टेबिलिटी आती है आपको नज़र? बात ये है, ये बहुत अहम बात की है हमारे भाई ने, साहब ने। पता है आपको कि ईरान और इंडिया की बायलैटरल ट्रेड कितना है, उसका वॉल्यूम क्या है? मोर देन 20 बिलियन। और तुर्की का और इंडिया की जो बायलैटरल ट्रेड है उसका वॉल्यूम पता है आपको? मोर देन $25 बिलियन। अब पता है अफगानिस्तान की और इंडिया की जो इस पूरे रिजीम से पहले बायलैटरल ट्रेड $5 बिलियन से ज्यादा थी। आपके पास क्या है? आपके पास किसी पड़ोसी के पास के साथ आप वो जो है आधा बिलियन तो बहुत दूर की बात है। आप उनसे 400 मिलियन का भी आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं उनके साथ, किसी ना ईरान के साथ, ना इंडिया के साथ, ना अफगानिस्तान के साथ। आपके पास जो चीन का है, जाहिर है उसमें वो चीन सरप्लस पर है। आप तो सिर्फ वहां से लेते ही हैं, आप भेजते तो कुछ भी नहीं है। आप अपने पड़ोसियों के साथ क्या बिजनेस करते हैं? एक चीज का बिजनेस होता है, पड़ोसी आपकी तरफ नफरत भेजते हैं, आपसे हिकारत करते हैं, वो आपके पास अपनी दहशत भेजते हैं, खौफ भेजते हैं, आप पास डंडा भेजते हैं। वो भी पड़ोसी नहीं, आपका ईस्टर्न पड़ोसी करता है। फिर आप क्या करते हैं? आपके ऐसे इश्यूज हैं जो नॉन इश्यूज हैं। ईरान के साथ आपका क्या झगड़ा है? ईरान ने आपके दरवाजे तक लाकर वो रख दी है गैस पाइपलाइन, आप उसको आगे बढ़ाने को तैयार नहीं, इसलिए कि आप उधर तो देखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वैसा ना हो जाए। मैं था अभी 2-1 महीने पहले ईरान में, मैंने वहां पर जब पेट्रोल एयरपोर्ट से निकलते ही पेट्रोल भरवाने के लिए गए, मैंने पूछा यहाँ पेट्रोल की क्या कीमत है? उन्होंने कहा पाकिस्तानी करेंसी में 10 रुपए लीटर है। और वो राशनिंग करते थे। एक जमाना ऐसा भी था, मैं 2007 में गया था, वो राशनिंग करते थे, 3 लीटर से ज्यादा कोई पेट्रोल गाड़ी नहीं ले सकती थी। हम शाही खर्च करते हैं और हमारा कोई आमदनी का जरिया नहीं है। हम कर्ज की मै पीते हैं और फिर उसमें इतराते रहते हैं और अपनी फाका मस्ती को याद ही नहीं करते हैं कि उसके बाद हमारे साथ क्या होने वाला है। आप इस दुनिया में रहते हैं ना, इस ग्लोब में रहते हैं, आप इसी जुग्राफी में अंदर रहते हैं। ये जो आपका एक खास डायमीटर है, इसी के अंदर ही रहते हैं आप वहां एक बाहर मुंजमद शुमारी से बाहर मुंजमद जनूबी के दरमियान जितनी भी दुनिया है, जितना भी मुल्क है, इसी मुल्क में इस जुग्राफी से बाहर तो आप ताल्लुकात नहीं बना सकते हैं। आपने यहीं पर ताल्लुकात बनाने। मुझ जैसे एक हकीर आदमी को एक जमाने में रूसी सफीर ने कहा था कि हम स्टील मिल की कैपेसिटी ऑफ प्रोटेक्शन डबल करने को तैयार है। ये आपकी हुकूमत ही नहीं मान रही है ना। तो मैं जरा बिल्कुल क्योंकि क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, मैं जरा सईद काजी साहब से पूछ लूँ। काजी साहब, अगेन ये जो दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें जो ये भी सारे पॉइंट्स बल्कि उठाए हैं लगारी साहब ने, क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने, अगर हम वही चीज़ें, वही एक्सपेरिमेंट्स करते रहे जैसे हम चलते आ रहे हैं पिछले कितनी दिहाइयों से, तो क्या हम आगे बढ़ पाएंगे? या अब आप समझते हैं कि हमारी सियासी अशराफिया जो है उसको ये इदराक हो गया है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये बदलनी पड़ेंगी, वरना हम आगे नहीं मूव कर सकते एंड डूम्सडे सिनारियो नजर आ रहा है? बिल्कुल नहीं बढ़ सकते। और जो ये अशराफिया खासतौर पर हुकूमत में आ रही है, 2-4 मोटी बोटियां जो रह गई हैं, स्टील मिल, PIA, इसके असासों पर नजर है। मैं सिर्फ लंबी बात नहीं करता, बात लंबी हो सकती है। बात यह है कि जिनके पास सियासी इक़्तिदार हो और उनके निजी कारोबार भी हों, और कोई मोदी की करियाने की हट्टी है। हमारा एक प्राइम मिनिस्टर थे जो पाकिस्तान की PIA को भी ओवरसी कर रहे थे, जिसके बेड़े गर्क हो गए, और ब्लू एयर भी थी। और ये अपना निजी कारोबार देखेंगे या हमारा कारोबार देखेंगे? मुझे ये बताएं ना, ये जो फिलासफर किंग हैं, जो 3 दफा के और 4 दफा के और 37 दफा के, इनकी प्रियोरिटी क्या होगी? और एक और टू वेरीफाई एंड टू फर्दर इसको देखते हैं कि जरा देखें तो सही, और तमाम लायक बच्चे इनके घर पैदा होते हैं। कोई दुबई के में बैठा हुआ है, डार साहब के बच्चे बैठे हुए हैं, वो उधर बैठे हैं, और यार सोने को यानी मिट्टी को हाथ लगाए सोना हो जाता है। 25,000 की नौकरी नहीं मिलती जहां किसी मेहनत कश को। तो ये जो बात है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये देखिए तो कानून ही है, जो मर्जी कानून बना लो भाई। जब राजा रियाज साहब होंगे और असेंबली में तो बना ले कानून भाई, हमारा क्या। जरा रैप अप क्विकली करें, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। हाँ जी, मैं फाइनल जरा क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। जी मैं खत्म कर रहा हूं बात। मैं ये कह रहा हूं कि पॉलिटिकल पावर, साथ माशी पावर, जराए पैदावार पे कब्जा, इख्तिदार लेना है या अमेरिका बहादुर से या यहाँ मकामी मुख्तदिर तबकों से, पाकिस्तान के अवाम टाइम फिश
और जब तक ये सिलसिला है ये चलता रहेगा, हमें हैरान होने की जरूरत नहीं। जी हैरान होने की जरूरत नहीं, लेकिन परेशान हम जरूर हो जाते हैं। काजी साहब आपका बहुत शुक्रिया, लगारी साहब आपका और कयूम सिद्दीकी साहब, थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।